वेलकम बैक जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन की। अब हम अगला टॉपिक, हमारा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप किसी भी रिग्रेशन मॉडल को बहुत जल्दी डायसेक्ट कर सकेंगे और बता सकेंगे कि कितना अच्छी रिग्रेशन हुई है या नहीं हुई। अब आर स्क्वेयर का मैंने टर्म जगह जगह पीछे आपको इंट्रोड्यूस कराई ना। आर स्क्वेयर बेसिकली बता रहा होता है कि प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स का आपस में रिलेशनशिप कितना वेल एक्सप्लेन्ड है। अब आर आर स्क्वायर के साथ प्रॉब्लम ये है कि, बल्कि आर स्क्वायर के प्रॉब्लम से पहले एक इंट्रोडक्शन आपको एक चीज़ का करा दूं। जैसे हम कह रहे थे ना कि आप कई कोई मॉडल के अंदर वेरिएबल मिस कर जाएं, तो उस वेरिएबल की वजह से एरर्स के अंदर मॉडलिंग शुरू हो जाती है। एरर्स के अंदर उन वेरिएबल्स का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और वो रैंडम नहीं होते। इसी का एक ऑपोजिट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप बहुत सारे वेरिएबल डाल दें ना अपने मॉडल के अंदर, तो उसको कहते हैं ओवर फिटेड मॉडल। और वो क्या करता है कि वो रैंडमनेस को मॉडल करना शुरू कर देता है। यानी जब आप बहुत सारे वेरिएबल्स डाल देते हैं, तो उनमें अंदर ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन वो रैंडम डेटा के साथ कन्फाउंड होना शुरू हो जाते हैं। रैंडम डेटा कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे होता है ना। तो इस वेरिएबल की थोड़ी-सी रीडिंग्स होती हैं, लेकिन वो समहाउ मैच कर जाती हैं रैंडमनेस में जो डेटा में नज़र आ रहा होता है उसके साथ। और हम उसको ये मॉडल उसको ये समझना शुरू कर देता है कि वो इस डेटा का पार्ट है और उनको इधर मॉडल करना शुरू कर देता है। तो उससे ऑब्वियसली डबल प्रॉब्लम ये होती है कि एक तरफ तो आप एक गलत वेरिएबल को ले लेते हैं, दूसरी तरफ आपका जो रेसिडुअल्स होते हैं वो भी सही नज़र नहीं आते, क्योंकि उनमें से कुछ डेटा पॉइंट्स मॉडल उठा लेता है। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ, अब आर स्क्वायर जो है ना, आर स्क्वायर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी आप नया वेरिएबल इंक्लूड करते हैं अपने मॉडल में, वो इंक्रीज हो जाता है। चाहे वो मॉडल कितना, वो उस मॉडल के अंदर जो आपने वेरिएबल ऐड किया वो कितना ही बेकार हो, वो फिर भी आर स्क्वायर को इंक्रीज ही करता है। तो आर स्क्वायर जो है इट नेवर डिक्रीजेस। और होता क्या है कि आप बेकार टर्म्स के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा आर स्क्वायर बहुत अच्छा हो गया और अब मैं मेरा मॉडल सारी वेरिएशन को प्रिडिक्ट कर रहा है। आर स्क्वायर फिर इस हिसाब से इनहेरेंटली एक बायस्ड एस्टिमेट है। यानी अगर जब भी वेरिएबल आएगा और ये बढ़ेगा, इसका मतलब है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तरफ बायस्ड है। द मोर वेरिएबल्स यू हैव, द हायर आर स्क्वायर विल यू हैव। दिस इज अ बायस्ड कोफिशिएंट। जो अनबायस्ड कोफिशिएंट्स होते हैं, उनकी अनबायस्ड वर्ड का मतलब ही यही होता है कि दे आर एज लाइकली टू इंक्रीज as they are likely to decrease with all added, with every variable that we add to it। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आर स्क्वायर में ये हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये एक इनहेरेंटली बायस्ड मॉडल है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यानी ये हम लोग आर स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि आर स्क्वायर तो खुद ही एक एस्टिमेट है। एक हमने फिगर एस्टिमेट करने की कोशिश की है, किस चीज़ से? डिस्टेंस बिटवीन द रिग्रेशन लाइन एंड द एरर। एरर का मतलब कि डेटा और रिग्रेशन लाइन के दरमियान का डिस्टेंस, उनसे हमने एक फिगर एस्टिमेट की है जो खुद ही एक एस्टिमेट है और वो नए वेरिएबल के साथ बढ़ना शुरू कर देती है। और इस टेक्निकली ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना, ये रीज़न होती है, लेकिन अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लें इसको। रिग्रेशंस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस takes advantage of chance correlations in sample data and inflates R square। यानी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो हर दुनिया के हर डेटा में एक नेचुरल वेरिएशन होती है, एक रैंडमनेस होती है। तो रिग्रेशन चूंकि ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती है डेटा को, तो वो उस रैंडम डेटा के पॉइंट्स भी उठा लेती है, किसी वेरिएबल के साथ उनको अटैच कर देती है और उससे वो आर स्क्वायर फिर हमें बड़ा हुआ नजर आता है। तो ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। इसको एड्रेस कैसे करते हैं रिग्रेशन के अंदर? पहली चीज, आर एडजस्टेड आर स्क्वायर हम इस्तेमाल करते हैं, या इन अदर वर्ड्स आर स्क्वायर को श्रिंक करते हैं। या अगर हम अपनी उसी की बात करें जो हमने बाथरूम स्केल की बात की थी, तो हम देखते हैं कि आर स्क्वायर कितना बाइस्ड है और उसको उसकी बाइस को उतना ही कम करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके सामने एक टेबल सा बना हुआ है, वेरिएबल्स 1 2 3 4 5,
आर स्क्वायर 72, 85, 87, 89, 89.9, आर स्क्वायर एडजस्टेड, फिर उसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर आप गौर करें तो जो जो वेरिएबल्स का नंबर बढ़ रहा है आर स्क्वायर बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप छठा वेरिएबल ले आते और सातवां ले आते तो आर स्क्वायर जो है वो 90s में चला जाता। लेकिन आर स्क्वायर एडजस्टेड को देखें, वो एक जगह पे आके पीक हो रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है। तो आर स्क्वायर एडजस्टेड क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर स्क्वायर एडजस्टेड फॉर द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स इन द मॉडल। अगर कोई प्रेडिक्टर आप ऐसा डालते हैं जो मॉडल को इम्प्रूव करता है मोर देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस, यानी रैंडम डेटा आने से अगर 2% इम्प्रूवमेंट आने के चांस थे और ये वेरिएबल 2% से ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर रहा है, तो उसको आर स्क्वायर एडजस्टेड कंसिडर करता है, वरना कंसिडर नहीं करता है। तो ये इट कैन एक्चुअली बी नेगेटिव एज वेल। अभी आप थोड़ी देर में शायद हम एग्जांपल देखें, उसमें भी एक नेगेटिव आर स्क्वायर नज़र आएगा। नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन हो जाता है। अब होता क्या है कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम आता क्यों है? ये उस वक्त आता है जब आपके पास डेटा पॉइंट्स कंपेयर टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी आपके पास 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, यानी डेटा है, और वेरिएबल्स फर्ज करें 25 हैं, तो पर वेरिएबल हमारे पास कितने डेटा हुए? 40,000 डिवाइड बाय 25। तो जिस रिग्रेशन मॉडल में डेटा पॉइंट्स या डेटा पर वेरिएबल ज़्यादा होंगे, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती या कम होती है। लेकिन जिनमें डेटा कंपेयर टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते हैं, यानी फ़र्ज़ करें आपके पास आपने 100 लोगों का डेटा इकट्ठा किया और वेरिएबल्स 25 हैं, तो हर वेरिएबल के लिए आपके पास 4 डेटा है। इसको हम लोग कुछ एक कुछ टेस्ट्स में हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से भी हम इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। लेकिन आइडिया ये है कि पर वेरिएबल डेटा जहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे आर स्क्वायर को श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर वेरिएबल डेटा कम होता है, वहाँ पे आर स्क्वायर को श्रिंक करने की ज़रूरत पड़ती है। श्रिंक का मतलब कि आर स्क्वायर के बजाय आर स्क्वायर एडजस्टेड इस्तेमाल करें। आर स्क्वायर के इस फ़ायदे के अलावा एक और फ़ायदा ये है कि आर स्क्वायर इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन आर स्क्वायर। अब हम लोगों ने पिछली क्लास के शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी कि पॉपुलेशन की इंडिकेशन कुछ और चीज़ों से होती है और सैंपल की कुछ और चीज़ों से होती है। पॉपुलेशन वाले को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, सैंपल वाले को कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड सो ऑन। जैसे हमने कहा था कि म्यू और एक्स बार, म्यू जो है वो पॉपुलेशन का मीन होता है, एक्स बार सैंपल का मीन होता है। इसी तरह आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर होते हैं सैंपल के लिए, और रो इन्हीं का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर हमने कहा था पॉपुलेशन की चीज़ों को हम कहते हैं ना, इन्हीं का जो पैरामीटर होता है उसको हम कहते हैं रो स्क्वायर, आर एच ओ। आर की एक और शक्ल जो रो होती है, उसका प्रिडिक्टर होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एक्चुअल आर स्क्वायर जो है वो रो को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो रो को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को कि आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर रो का प्रिडिक्टर है, इसको थोड़ी सी आप डिटेल में देखें तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है ऊपर वाली, इसमें डेटा सेट जो है वो खाली 15 का है, और आप देखें कि आर स्क्वायर जो है एडजस्टेड वो काफ़ी स्प्रेड आउट है। लेकिन जो ही आपने अपना सैंपल को 40 कर दिया, आप देखें कि आर स्क्वायर एडजस्टेड जो है वो उसका इंटरवल कम हो गया है। ऊपर इंटरवल बहुत ज़्यादा था, नीचे इंटरवल बहुत कम हो गया। तो एज अ जनरल रूल, ये दूसरी वाली बुलेट को पढ़िएगा, अगर आपकी पावर 0.8 और 0.9 तक है, पावर याद होगा आपको 1 माइनस बेटा या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को कहते हैं। तो जहाँ पे आपकी पावर 0.8 और 0.9 के बराबर हो, you can be 90% confident that the adjusted R square in your output is within 20% of true population R square value या रो। यानी आपने रो को विद इन 90% कॉन्फिडेंस के साथ विद इन 20% प्रिडिक्ट कर लिया है, अगर पावर 0.8 टू 0.9 है। अगर ये पावर बढ़ती जाएगी तो एस्टिमेट और प्रिसाइज होता जाएगा, यानी
20% के बजाय, और +-20 के बजाय +-10 तक या उससे भी नीचे आ जाएगा। और ये जो नीचे टेबल बना हुआ है, ये आपको एक जनरल गाइडलाइन दे रहा है कि अगर आपके वेरिएबल्स 1 से 3 तक हैं, तो सैंपल साइज़ कम से कम 40 रखें। आपके वेरिएबल्स 4 से 6 हैं, तो सैंपल साइज़ 45 रखें, एंड सो ऑन। अब बहुत सी जगहों पे ये हम बात कर रहे हैं फॉर पावर 0.8 टू 0.9। अगेन पिछले क्लास में हमने पावर पर डिस्कशन की थी, और ये डिस्कशन की थी कि ये जो इंटरनेट के ऊपर सैंपल साइज़ कैलकुलेटर्स हैं, ये कितने एरोनस हैं। तो इस नीचे वाले टेबल को आप देखेंगे तो वो चीज़ आपकी और स्ट्रेंथन होनी चाहिए कि वो बिल्कुल गलत आपको बताते हैं, क्योंकि जो पावर और सैंपल साइज़ के सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल्स होते हैं, उनमें 4 चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं। वो जब तक उनमें से एक चीज़ को तो एस्टिमेट करना ही बहुत मुश्किल होता है, जो पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है। उसके लिए कोई ना कोई आपको या अंदाज़ा लगाना पड़ता है, या मेटा एनालिसिस की कोई स्टडी पड़ी हो तो ठीक है, वरना खुद करनी पड़ती है। वरना आप अच्छा एस्टिमेट नहीं लगा सकते पॉपुलेशन का। और बाकी 3 चीज़ों में आपने फैसला करना होता है कि मैं पावर कहाँ पे रखूँगा, डिफरेंस कितना डिटेक्ट करना चाहता हूँ, और सैंपल साइज़ मेरा कितना होगा। तो ये एक जनरल आपको गाइडलाइन देती है, पर्टिकुलरली रो स्क्वायर पॉपुलेशन की आर स्क्वायर को प्रेडिक्ट करने के लिए कि कितनी टर्म्स हों तो आपके पास कितना सैंपल साइज़ होना चाहिए। अब ये जो आपके पास हिस्टोग्राम्स हैं, ये बेसिकली मिनिटैब के एक स्टैटिस्टिशियन, उन्होंने खुद एक टेस्ट रन किया था कि आप उन्होंने 10,000 सिमुलेटेड एडजस्टेड आर स्क्वायर्स की वैल्यू ली थी, और एज्यूम किया था कि मेरी ट्रू पॉपुलेशन का जो रो है वो 0.6 है। उसके लिए उन्होंने ये हिस्टोग्राम्स बनाए थे, और उन्होंने प्रूव किया था कि सैंपल साइज में कितनी वेरिएशन आए तो इसका स्प्रेड पॉइंट एस्टिमेट होता है ये, लेकिन स्टिल आप इसका स्प्रेड देख सकते हैं। ज़ाहिर है, जब भी डेटा बनाते हैं आपको स्प्रेड नज़र आता है, तो स्प्रेड आप कम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन दो आर स्क्वायर एडजस्टेड के साथ एक तीसरी चीज़ होती है, आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड। मैं किसी डेटा पे जाता हूँ, वहाँ से आपको क्विकली बताता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, ये वर्सेस फिट वाला, ये तो वैसे एरर का है, लेकिन मैं फ़िलहाल अज़्यूम करता हूँ कि ये हमारा नॉर्मल ये डेटा है किसी भी टेस्ट का। अगर मैं ये डॉट रिमूव कर दूँ, ये जिस डॉट के ऊपर मैं एरो रखा हुआ है मैंने, रिमूव करूँ और रिग्रेशन की इक्वेशन बनाऊँ, और फिर उस इक्वेशन को कहूँ कि इस डॉट को प्रेडिक्ट करो, यानी इस जगह पे वैल्यू को प्रेडिक्ट करो कि क्या होगी। तो अगर मेरी रिग्रेशन इक्वेशन इसको सही प्रिडिक्ट कर दे कि तुम्हारा डॉट यहाँ लगना चाहिए, तो इसका मतलब है कि मेरी प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर अच्छी है। ये रिग्रेशन इक्वेशन इज गुड। ये डेटा को प्रिडिक्ट कर सकती है। और कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मैं एक एक डेटा पॉइंट को माइनस कर देता हूँ डेटा में से, और अपनी इक्वेशन को कहता हूँ इसको प्रिडिक्ट करो। फिर अगले को हटा देता हूँ और उसको कहता हूँ प्रिडिक्ट करो, एंड सो ऑन। ये मैं सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के साथ करता हूँ। तो अगर मेरी जो इक्वेशन है वो 100% सही बता देती है हर डेटा पॉइंट को कि यहाँ लगना चाहिए, तो मेरी इक्वेशन इज अ वेरी गुड इक्वेशन। लेकिन जितनी वो कम होती जाती है, इसका मतलब है उतनी उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है। तो आप लोगों ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि एक 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 इस्तेमाल रिग्रेशन इक्वेशन का ये भी होता है कि वो वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करे। तो वो कितनी अच्छी प्रिडिक्ट करेगी, उसके लिए एक टर्म जो हम कोएफिशिएंट या जो एक इंडिकेटर है जो हमें नज़र आता है, उसको हम कहते हैं प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर। तो प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर इंडिकेट्स हाउ वेल अ रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट्स रिस्पॉन्सेज फॉर न्यू ऑब्जर्वेशंस, कि इस मेरी सेल कितनी होगी इतनी बारिश के साथ, इतने एक मार्केटिंग कैंपेन के साथ, सप्लाई चेन की इस हालत के साथ, इतने स्टोर्स के साथ, इतने स्टाफ के साथ क्या होगी। जो जितना अच्छा प्रिडिक्ट करती है इक्वेशन, वो उतनी अच्छी उसकी उतनी अच्छी प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर वैल्यू होती है, और उतनी अच्छी रिग्रेशन इक्वेशन होती है। Helps determine when the model fits the original data but is less capable of providing valid predictions for new observations. तो R predicted R square वैल्यू आपको ये भी बताती है कि हो सकता है मॉडल अवेलेबल डेटा के लिए अच्छा हो, लेकिन प्रिडिक्टेड के लिए अच्छा ना हो। और ये कैलकुलेट कैसे करता है, ये मैंने आपको बता दिया, सिस्टमैटिकली रिमूविंग ईच ऑब्जर्वेशन और फिर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट इट।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो मैंने शुरू किया था ये सेशन ओवरफिटिंग के साथ, ये ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करती है। यानी ये आपको नॉइज़ को मॉडल नहीं करने देती। आप ज़्यादा वेरिएबल्स ले आएँगे, तो फिर आपकी इक्वेशन प्रेडिक्ट करने के काबिल नहीं रहेगी। जब भी आपको ये डेटा रिमूव करके उसको प्रेडिक्ट करने का कहेंगे, वो बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर सकेगी, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। और इट कैन बी नेगेटिव, लेकिन आर स्क्वायर से हमेशा कम होगी और नेगेटिव हो सकती है। तो फ़ायदा इसका क्या है, ओवरफिटिंग से आप बच जाते हैं। बेसिकली फिर एक बैलेंस हुआ, ओवरफिटिंग भी नहीं होने देनी और हमारा वर्सेस फिट या एरर्स की जो हमारे मॉडल्स होते हैं, उनमें भी ट्रेंड्स नहीं आने चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, फिर हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है। नो ओवरफिटिंग, नो ऑटो कोरिलेशन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है ओवरफिटेड मॉडल की, जो आपको ऊपर वाली नज़र आ रही है। बेसिकली ये डेटा है प्रेसिडेंट्स अप्रूवल रेटिंग का, अमेरिकन प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग जो है, वो उसके ऊपर डेटा है कि आपके अप्रूवल रेटिंग जो पोल्स में आएगी, पर एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ उसको मैच करना। और फिर कुछ टीवी चैनल्स भी प्रेडिक्ट करते हैं वहाँ पे ना, उनके एंकर्स भी प्रेडिक्ट करते हैं, तो उनके इनका आपस में रिलेशनशिप। अब ये ऊपर वाली तस्वीर देखें तो रिग्रेशन लाइन तो बन गई है, लेकिन बिल्कुल बेकार रिग्रेशन लाइन है। डेटा पॉइंट्स देखें कितना दूर दूर सारे के सारे फैले हुए हैं। तो कुछ चीज़ समझ आ रही थी एनालिस्ट को, तो उसने इसको क्यूब वैल्यू दे दी और ये वाली नीचे वाली तस्वीर बन गई। अब ये मॉडल बेहतर फिट हो रहा है, लेकिन आप इस तरफ आएँ ज़रा, तो आपको नज़र आएगा कि आर स्क्वायर प्रिडिक्टिव जो है, वो -21% है। यानी ये डेटा तो फिट हो गया, लेकिन ये -21% प्रिडिक्ट कर रही है कि प्रेज़िडेंट जीतेगा या नहीं जीतेगा। क्योंकि ज़बरदस्ती हमने इसके ऊपर एक हायर ऑर्डर की अ, लगा दी थी वैल्यू। ऊपर आप देखें तो एस भी बहुत अच्छा है, ओनली 7.4, आर स्क्वायर भी बहुत अच्छा है 66। रिलेटिवली स्पीकिंग, अगर अगर आप ऊपर देखें ना, तो आपके पास पी वैल्यूज सारी की सारी बेकार हैं। एक आध जो है वो ठीक है, वरना इसी तरह आप कोफिशिएंट देखें तो अप्रूवल हाई जो है उसका एक बहुत बड़ा कोफिशिएंट है, जो ही उसको स्क्वायर किया माइनस में चला गया, क्यूब किया अगेन जीरो को टच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर पता लगता है, अब आप उसकी आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड देखते हैं जो कि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये फिट तो हो गया है डेटा मेरा लाइन के साथ, लेकिन इसमें कोई प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं है। इससे मैं ये नहीं बता सकता कि अभी वाला प्रेसिडेंट जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो इसीलिए तो हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे थे कि बताएंगे कि वो अभी वाला जीतेगा कि नहीं जीतेगा। वो नहीं बता सकते, तो सारा मॉडल ही बेकार हो गया। तो अगेन इन समरी, आप लोगों ने ओवरफिटिंग से भी बचना है और ऑटो कोरिलेशन से भी बचना है। ये उसकी जो हम बात कर रहे थे, उसकी एक समरी स्लाइड है। All data contains an unexplainable natural amount of variability। यानी आखिर में जो एरर टर्म होती है, वो होती ही होती है रिग्रेशन में, बल्कि हर स्टैट्स में होती है। और अनफॉर्चुनेटली आर स्क्वायर इस चीज़ को नहीं समझता, और आप वेरिएबल ऐड करते जाएं, वो वो बढ़ता जाता है। अब होता क्या है कि अगर आप अगर नॉर्मल एमएस वगैरह की थीसिस में देखते हैं ना, स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं, देखिए मेरा आर स्क्वायर 80% है, इसका मतलब है सब ठीक हो गया। तो हम भी ज़ाहिर है, देखने वाले भी सब चुप कर जाते हैं कि एमएस स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली साफ नज़र आ रहा होता है कि वो इंतहाई टॉपिकल assumptions की हुई हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जब आप हाई आर स्क्वायर को चेज़ करते हैं, तो आप बेकार किस्म के वेरिएबल्स डाल देते हैं, प्रेडिक्टर्स डाल देते हैं, और करने की कोशिश क्या कर रहे होते हैं, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द अनएक्सप्लेनेबल। यानी डेटा के अंदर जो नेचुरल वेरिएशन है, नेचुरल अनएक्सप्लेनेबल अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी है, उसको आप ज़बरदस्ती एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस चक्कर में आप अपना आर स्क्वायर अननेसेसरली बढ़ा लेते हैं। उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, हम आज बड़े थॉरोली डिस्कस कर चुके हैं हम उसको। तो रिग्रेशन एनालिसिस पावरफुल है, लेकिन ऑब्वियसली इस पावर को इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है कि आपके सारा का सारा मॉडल ही बेकार हो जाए, और जो काम करने के लिए आपने रिग्रेशन की थी वो काम ही ना हो।
तो एडजस्टेड आर स्क्वायर को हमेशा इस्तेमाल किया करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स ठीक हैं या नहीं है। और प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर को भी हमेशा इस्तेमाल किया करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मॉडल जो है वो ओवर फिटेड तो नहीं है कहीं, टू मैनी वेरिएबल्स तो नहीं है कहीं, कॉम्प्लेक्स मॉडल तो नहीं है। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। ये हम अगली दफ़ा इंशाल्लाह यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। ये हमारा मिनी टैब का रिग्रेशन का मेन्यू है। इसको अगर आप गौर से देखें तो आप जब स्टार्ट का बटन दबाते हैं, बल्कि मैं मिनी टैब खोल लेता हूँ। यहीं यहीं से देख लें। रिग्रेशन के अंदर फिर बहुत सारे रिग्रेशन के ऑप्शंस हैं। जो एक टाइप की हैं, उनके नीचे फिर लाइन लगी हुई है। ये ऊपर जो है ये आपकी रेगुलर रिग्रेशन, जिसके अंदर आप दोनों किस्म का डेटा यानी कैटेगोरिकल डेटा और कंटीन्यूअस डेटा यूज़ कर सकते हैं। फिर ये ऑर्थोगोनल और पार्शियली स्क्वायर और ये वाला इवन बेस्ट सबसेट्स भी ये इस्तेमाल होते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के लिए, यानी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जब उनके पास, उनको कम करने के लिए। फिर इस लाइन से नीचे ये जो हैं 4, ये बाइनरी डेटा या कैटेगोरिकल डेटा बेसिकली उनके लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में पोसान है। ये अगेन सिंपल जो मॉडल्स होते हैं बाइनरी डेटा के, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो हम अगली कोशिश करेंगे अगली क्लास से कि हम एक-एक करके इनकी एग्जांपल्स करते जाएँ और रिग्रेशन को, जो हमने आज चीज़ें इंट्रोडक्शन में पढ़ी हैं, उनको प्रैक्टिकली समझें कि उनका क्या इफ़ेक्ट होता है और उनको कैसे ठीक करना होता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक सी आउटपुट दिखाई थी। तो अगली दफ़ा से हम लोग हाँ, ये वाली। तो अगली दफ़ा से हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स आउटपुट्स को देखेंगे और उनमें देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और उनको कैसे-कैसे अ, हम इस्तेमाल कर सकते हैं।